तो उसका कल जाके पता लगा सुधाकर। हाँ हेलो। हाँ बोलो। नहीं साहब तो नहीं है। हाँ एक मिनट सर आपका फोन। कौन? हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। एसीपी साहब मैं सोमेश कुमार बोल रहा हूँ साहब। आपको याद है साहब? सोमेश कुमार? सोमेश कुमार नाम तो कुछ जाना पहचाना लगता है। मैं सब डॉलर का धंधा करता हूँ साहब। वो सब ब्लैक मार्केट में सब। एक बार साहब आपने साहब मुझे पकड़ा भी था ना साहब, अंदर कर दिया था। वो सब मारो होटल के बाहर साहब 2 साल पहले साहब। हाँ 2 साल पहले साहब, पहचाना आपने साहब? सोमेश कुमार, याद आया। फिर से पकड़ा गया क्या? नहीं साहब नहीं, आज दूसरी बात है साहब। वो क्या है ना सर, मैं एक आदमी से मिलने गया था आज। केशव नाम था उसका, केशव। उसको डॉलर चाहिए साहब बाहर भेजने के लिए, इसीलिए उसके घर गया था साहब। 14 नंबर सोहराब सोसाइटी। लेकिन साहब उसका किसी ने खून कर दिया साहब। कौन? हाँ साहब, मगर वो खून मैंने नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैं वहां गया जरूर था साहब, और आपको साहब 1-2 जगह मेरी उंगलियों के निशान भी मिल जाएंगे साहब, लेकिन वो खून मैंने नहीं किया साहब। आपको तो मालूम है साहब, मैं छोटे मोटे गलत काम करता रहता हूँ साहब, लेकिन वो खून मैंने नहीं किया साहब। हाँ साहब, मैंने खूनी को देखा साहब। तुमने खूनी को देखा? हाँ साहब, मैंने खूनी का चेहरा देखा साहब। कौन है वो? साहब वो खूनी साहब, वो खूनी साहब। हेलो 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 हेलो। लगता है कट हो गया। और यहां पड़ी है। गोली सीधे सर पे मारी। हाथ में पिस्तौल, अपने आप गोली मार ली। केशव का खून मैंने किया है, और अब मेरे पास अपनी जान लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। सोमेश। पिस्तौल का कुछ पता चला? विदाउट लाइसेंस है सर, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोमेश ने पहले एसीपी साहब को फोन करके केशव के खून की रिपोर्ट दी, फिर फोन कट जाता है और सोमेश ने आत्महत्या कर दी। मुझे तो लगता है पहले सोमेश ने केशव का खून किया और फिर इल्जाम से बचने के लिए एसीपी साहब को फोन करके अपनी अजीबोगरीब कहानी सुनाई। अगर सोमेश ने आत्महत्या ही करनी थी तो उसने लाइन कटने का नाटक क्यों किया? उसे फोन ही नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर सोलंकी की फोरेंसिक रिपोर्ट आने दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। देखिए एसीपी साहब, ये इस बॉक्स में ये कॉटन भरा हुआ है। अब जब इस पिस्टल में से गोली चलेगी और यहां हिट करेगी तो इस कॉटन की वजह से बॉक्स से बाहर नहीं जा सकती है और हम बहुत आसानी से इसमें से गोली निकाल सकते हैं, राइट? मतलब अब आप इस पिस्टल से गोली फायर करेंगे और देखेंगे कि जिन गोलियों से केशव और सोमेश की मौत हुई वो इसी पिस्टल में से फायर हुई है या नहीं, है ना? एग्जैक्टली। अब आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। देखिए मैं भी इतनी दूर से इसे खींच रहा हूं क्योंकि गोली का पता नहीं कहीं इधर उधर चली जाए तो।
आइए। डॉक्टर साहब, इतनी छोटी गोली इस बॉक्स में मिलेगी क्या? अरे आप देखिए, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये देखिए, यहाँ इसमें ये छेद है, इसका मतलब गोली यहाँ नहीं मिल सकती है। तो फिर? एक मिनट, जरा ढूंढते हैं। यहाँ भी छेद है, इसका मतलब गोली यहाँ से भी पार निकल गई है। तो फिर गोली है कहाँ डॉक्टर साहब? गोली यहाँ होगी। कहीं बाहर तो निकल नहीं गई? अरे नहीं नहीं, बाहर नहीं निकली होगी, गोली इसमें होगी, यहाँ। अच्छा। क्या हुआ? गोली मिल गई। अब आइए आप मेरे साथ, ये देखिए। यहां देखिए, आपको इस गोली पर कुछ निशान दिखाई देंगे, देखिए। ये आपके वो गन बैरल का निशान, जो फायर करने के बाद बंदूक के नली से गोली पर लगता है। जी हाँ, और जितनी बार बंदूक चलेगी, हर गोली पर ठीक वैसा ही निशान हर बार लगेगा। ये देखिए, आप यहां देखिए, ये प्रिंट्स देख रहे हैं? ये वो गोली का निशान है जो सोमेश की बॉडी में से मिला था, और ये फोटो है जो गोली केशव की बॉडी में से मिली थी उसका। और यहाँ एक और प्रिंट है, ये देखिए, मैंने इसी पिस्टल से एक गोली पहले फायर करके उसका प्रिंट निकाला था। ये देखिए एसीपी साहब, ये तीनों प्रिंट आपस में एकदम मैच करते हैं, जैसा इस गोली पर भी निशान है। इसका मतलब साफ है एसीपी साहब कि सोमेश और केशव की मौत एक ही पिस्टल से हुई है, इसी पिस्टल से। इसका मतलब है सोमेश ने पहले केशव को मारा और फिर उसी पिस्टल से आत्महत्या कर ली? जी नहीं, पिस्टल से गोली चली जरूर, लेकिन ना तो सोमेश ने केशव की हत्या की और ना आत्महत्या की। क्या? देखिए एसीपी साहब, आप तो जानते हैं कि जब कोई आदमी पिस्टल चलाता है, यानी जब कोई ट्रिगर दबाता है, तो गन पाउडर का कुछ हिस्सा उसके हाथों पे लग जाता है। जी हाँ। और अपना निशान छोड़ जाता है, राइट? अब आप देखिए, ये सोमेश का हाथ, यहां पर कहीं कोई गन पाउडर का निशान नहीं, राइट? इसका मतलब साफ है कि सोमेश ने पिस्तौल चलाई ही नहीं। मतलब किसी और ने पहले केशव का खून किया और फिर सोमेश को मार डाला। कौन हो सकता है? गाड़ी नहीं लगती है? हाँ सर। इतना बढ़िया कैमरा? लगता है फोटोग्राफी का शौक था। केटी, किन्नरी टेक्सटाइल्स, केशवनाथ, सीनियर मैनेजर पब्लिक रिलेशंस, किन्नरी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। काफी मालदार आदमी होना चाहिए था ये केशवनाथ। इतना बड़ा बंगला खुद का था या किराए का? किराए का। ये देखिए, ये ड्रॉअर में मिली है। किराए की रसीद है? हाँ सर। 10,000 रुपए किराए भरता था ये केशवनाथ। सर, ये देखिए। क्या है? दराज में तकरीबन 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख हार्ड कैश? 5 लाख। देखा, 7-8 लाख की गाड़ी, इतना खूबसूरत बंगला जिसका किराया 10,000 रुपये, घर में
तकरीबन 5 लाख हार्ड कैश। लगता है काफी पैसा मिलता था इस नौकरी में। मैगजीन, नेशनल ज्योग्राफिक, $1989, इतनी पुरानी मैगजीन। क्या करता होगा इतनी पुरानी मैगजीन्स और अखबारों के साथ? कुछ तो होगा, सोचना पड़ेगा। मैं विकास, हेलो, किनारे टेक्सटाइल का मालिक। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। केशव हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का सीनियर मैनेजर था, और उसका खून हुआ कैसे? यही तो हम भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं विकास जी। एक बात बताइए, आप केशव को तनख्वाह कितनी देते थे? यही कुछ 9,000 रुपए, पर कट कटाकर उसके हाथ में 7,600 आते थे। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे? उसके हाथ में सिर्फ 7,600 रुपये आते थे और वो बंगले का किराया 10,000 रुपये देता था। ऊपर से उसके पास नई गाड़ी भी थी। मतलब ये सब उसके पास आता था कहां से? वो यहाँ पे भी अपनी नई गाड़ी लेके आता था, तो मैं समझता था कि वो अमीर खानदान से होगा। सर, जरा यहाँ आइए। हाँ, डू यू माइंड अगर मैं बाहर आपकी स्टाफ से कुछ पूछताछ करूं? प्लीज गो अहेड। थैंक यू। क्या? सर, सुधाकर को कुछ मिला है। क्या बता सकते हैं मिस्टर केशव की किसी के साथ कोई दुश्मनी या? हाँ सुधाकर, क्या बात है? सर, ये मिस्टर केशव का टेबल है और ये उनकी ड्रॉअर में से मिले हैं। अमेरिका, यूरोप, कोरिया, इमिग्रेशन पॉलिसीज। केशव क्या यहां जाकर रहने की सोच रहे थे? देखो और कुछ मिलता है क्या? नहीं, वो ज्यादा किसी के साथ बात ही नहीं करते थे। हाँ, एक आदमी है जिसकी मिस्टर केशव के साथ हमेशा ही अनबन रहती थी। किसकी बात कर रही हैं आप? वो नायक साहब हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन दोनों में बहस हो रही थी। ये नायक है कौन? वो जो अंदर बैठे हैं वही है नायक साहब। हुई थी, बहस हुई थी, हमारी बहस हुई थी सर, लेकिन केशव को मारा नहीं है मैंने। किस बात पर बहस हुई थी तुम्हारी उसके साथ? सर, एक छोटी सी बात थी, एक पब्लिसिटी ब्रोशर बनाना था। मुझसे देर हो गई, सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने भी कहा, ये देख, ये कंपनी तेरे बाप की नहीं है, आगे से बात करनी है तो इज्जत से बात करना। थोड़ा सा सीनियर क्या हो गया, चर्बी चढ़ गई है तेरे को। ऐसा कहा तुमने अपने सीनियर मैनेजर से? सीनियर मैनेजर? अरे एक घटिया सा फोटोग्राफर जिसकी खींची हुई एक भी फोटो आज तक फोकस में नहीं आई, वो सीनियर मैनेजर बन गया। अरे साहब, विकास साहब ने तो उसे 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था, फिर 2 दिन के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो आ गया, उसे प्रमोशन मिल गया, वो सीनियर मैनेजर बन गया। वो प्रमोशन मेरा था साहब, मेरा। हाँ, लेकिन उसके प्रमोशन की कोई तो वजह होगी। वजह? हाँ, वजह थी। विकास साहब का दिमाग फिर गया था, दिमाग। या फिर कोई न कोई गड़बड़ थी साहब। गड़बड़? कैसी? अरे साहब, जब से विकास साहब ने उसे सीनियर मैनेजर बनाया था, तब से उसके तेवर ही बदल गए थे। वो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे इस कंपनी का बॉस विकास साहब नहीं, वो खुद हो। जब मन आया ऑफिस चला आया, जब मन आया तो ऑफिस से चला गया। अरे साहब, एक दिन तो उसने नई गाड़ी भी खरीद ली और फर्स्ट क्लास बंगले में भी रहने लगा। यहां तक कि कुछ दिनों पहले वो फॉरेन जाकर बसने की बात करने लगा था। आखिर ये पैसा आया कहां से? ये सब पैसा कहां से आया साहब? अरे साहब, जब हमें हर महीने तनख्वाह मिलती थी ना, हमें मिलती थी बाहर और केशव को मिलती थी अंदर साहब के केबिन में, और चेक के साथ साथ इतना कैश लेता था वो, इतना। ओह अच्छा, ठीक है नायक साहब, जब भी हमें और पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी हम आपको बुला लेंगे। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए।
आऊंगा साहब, आप जब भी बुलाएंगे आऊंगा। थैंक यू। ये नायक बहुत नफरत करता है सर केशव से। ऐसा तो नहीं है कुछ बात बड़ा चढ़ाकर बता रहा हो? अगर नायक की बातें सच्ची है तो यह सोचने वाली बात है कि विकास ने केशव को प्रमोशन दिया क्यों? क्यों देता था वो केशव को इतने पैसे, इतनी छूट? हो सकता है केशव विकास की किसी बात या किसी राज को जानता हो। आपका मतलब है ब्लैकमेल? लेकिन वो क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से केशव ने विकास को अपने चंगुल में फंसा रखा था? विकास के बारे में और कुछ नई जानकारी? हाँ सर, 3 साल पहले वो एक छोटे से कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था। उसकी मुलाकात मनीषा से हुई और उनकी शादी हो गई। मनीषा एक अमीर घराने की है, उनके कई मिले भी हैं। उनके परिवार वालों ने किनरी टेक्सटाइल्स खोला और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर विकास को बना दिया। विकास की शादी एक अमीर खानदान में होती है। केशव एक फोटोग्राफर है, हो सकता है उसको विकास के बारे में कुछ पता लग गया हो, जिसकी वो तस्वीरें खींचता है और उनके जरिए विकास को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसके चुप रहने की कीमत है प्रमोशन, पैसा। विकास पर 24 घंटे निगरानी रखो। वो कहां जाता है, क्या करता है, किस किस से मिलता है, सब कुछ मालूम है। तुझे एक बात बताऊं? क्या? ये लोग जो अभी आए ना, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा? वो लंबे वाला दिखाई दे रहा है ना, वो लंबे वाला, वो सीआईडी वाला है। एक बार मैं मुसीबत में फंस गया था तो इन लोगों ने मुझे बचाया था। बहुत अच्छे लोग हैं। शायद उसने हमें देख लिया, देख रहा है वो इस तरफ। विकास, ये तो उसका नाम लेके बुला रही है। विकास, ये तो जा रही है। विकास से मिलने आई थी? क्या? कौन है आप? क्या बात कर रहे हैं? आप विकास से मिलने आई थी जो अभी अभी गाड़ी में बैठ के गया। कौन विकास? कैसा विकास? मैं किसी विकास को नहीं जानती। आपको कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज प्लीज लीव मी अलोन। रुक्कू के नाम चिट्ठियां विकास की लिखी हुई। रुक्कू आप ही हैं, है ना? देखिए, इन चिट्ठियों और इन फोटोग्राफ से साफ जाहिर होता है कि आप विकास को अच्छी तरह से जानती हैं। मैं आपकी चिट्ठियां नहीं पढ़ूंगा, बस आप हमें सच सच बताइए, आपका और विकास का रिश्ता क्या है? मैं विकास को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। वो तो पहले से ही मुसीबत में है।
देखिए, आप हमें सच सच बताइए, आप हैं कौन? आपका इस तरह से विकास से छुप छुप के मिलना, ये चिट्ठियां, ये फोटोग्राफ्स, आखिर ये सब माजरा क्या है? मैं विकास को पिछले 6 सालों से जानती हूँ। मैं और वो, हम दोनों शादी करने वाले थे। और विकास की शादी हो गई मनीषा से। हाँ, मैंने जब ये खबर सुनी, मैं पागल सी हो गई। कहाँ वो विकास जो मुझसे शादी के वादे किया करता था? उसे जैसे एक अमीर लड़की मिली, उसने उसका हाथ थाम लिया। फिर शादी के 1 साल बाद अचानक उसका फोन आया और उसके बाद लगातार उसके फोन आते रहे। कहता था वो शादी से खुश नहीं है, मुझसे अब भी प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। मुझसे मिलने की मिन्नतें कर रहा था। मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उससे मिलने लगी। अच्छा, मगर कुछ दिन पहले क्या हुआ? कुछ दिन पहले अचानक उसका फोन आया और उसने मुझसे कहा कि मैं उससे कभी ना मिलूं, आज के बाद कभी मिलूं नहीं, कभी फोन नहीं करूं और मैं ये शहर भी छोड़ के चली जाऊं। क्या विकास ने आपको बताया कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है? मैं रुकू के बारे में सब कुछ जानती हूँ। जैसे ही हमारी शादी हुई थी, विकास ने मुझे अपने और रुकू के बारे में साफ साफ बता दिया था कि ये लोग अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? आपको रुकू के बारे में शुरू से ही पता है? हाँ, करीब 2 सालों से हमारे बीच काफी टेंशन चल रही थी, इसलिए पिछले हफ्ते ही मैंने ये तय कर लिया था कि अगर विकास को रुकू से सचमुच प्यार है तो मैं इन्हें तलाक दे देती हूँ और ये उससे शादी कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मेरी समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे रुकू से नहीं मिलना चाहिए। और इन्होंने रुकू से मिलना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया ना एसीपी साहब। जब मनीषा रुकू के बारे में शुरू से ही जानती थी तो केशव मुझे ब्लैकमेल करेगा ही क्यों, और मैं उसका खून क्यों करूं? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? विकास के घर से मिली इन पुरानी मैगजीन्स का इन खूनों से क्या वास्ता? वास्ता है दया, ये मैगजीन्स ही तो वो सबूत है कि विकास झूठ बोल रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसकी बीवी मनीषा, वो भी झूठ बोल रही है उसे बचाने के लिए। इन मैगजीनों से यह साबित होता है कि विकास ही खूनी है। ये देखो, बिजनेस न्यूज, विदेशी अखबार। यह अखबार हमें केशव की लाश के पास मिला, और ऐसा ही अखबार विकास के घर में था। ये देखो, नेशनल ज्योग्राफिक, इतनी पुरानी मैगजीन, 1978। इतनी ही पुरानी मैगजीन हमें विकास के घर में भी मिली। फिर भी सर, हम इसे पक्का सबूत तो नहीं मान सकते। विकास केशव के घर एक पुरानी मैगजीन लेके क्यों जाएगा? दया, सोचो, तुम केशव हो और मैं विकास। तुम बहुत देर से मुझे ब्लैकमेल करते आए हो। एक दिन तंग आकर मैं तुमसे कहता हूं कि भैया, ये रोज की झंझट छोड़ दे, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, लेकिन वो चीजें मुझे वापस दे जिससे तू मुझे ब्लैकमेल करते आ रहा है। अब मैं सोचता हूं कि सारे पैसे लेकर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाकर वहीं बस जाऊं। और तुम उन देशों के बारे में मैगजीन्स पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो। तुम्हारी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है
जो तुम्हें हिंदुस्तानी रुपयों के बदले डॉलर्स देने को तैयार है, और तुम फॉरेन जाने की तैयारियां शुरू करते हो। अब इस बैग को लेकर मैं तुम्हारे पास आता हूं। तुम ये बैग ले लेते हो, तुम्हें लगता है कि इसमें पैसे भरे हुए हैं, और उसके बदले में तुम मुझे वो फोटोग्राफ्स या वो चीजें वापस दे देते हो। मगर सर, सूटकेस तो बिल्कुल हल्का है, खाली है, इसमें तो कुछ। ओह, अब समझा। इसमें पुरानी मैगजीनें वगैरह भरकर इस सूटकेस को भारी कर दिया गया। एग्जैक्टली। केशव जब बैग खोलता है तो उसे रुपयों के बदले मैगजीन्स दिखती है। वो चौंक कर ऊपर देखता है और विकास उसे मार देता है। मगर विकास ने ये सूटकेस और मैगजीनें वहीं क्यों छोड़ दी? क्योंकि बीच में सोमेश वहां पहुंच गया। अब सोमेश ने शायद विकास को देख लिया होगा, और विकास सोमेश का पीछा करता है और उसे पकड़कर मार देता है। लेकिन सर, हम ये सब साबित कैसे करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। प्रीतम स्टूडियो, यहीं पे बुलाया था। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? देखो, तुमने मुझे यहां पे बुलाया था। कहाँ हो तुम? अगर वाकई तुम केशव के दोस्त हो तो पैसे लेकर रोल दे दो। कहाँ हो तुम? देखो, देखो, ये सारे पैसे ले लो और मुझे वो रोल हमेशा हमेशा के लिए दे दो। कहाँ हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कहाँ हो तुम? हिलना नहीं। चलो, चलो, सीधे चलो, पीछे मुड़ने की कोशिश मत करना। कोई चालाकी नहीं, सीधे सीधे चलो। इस तरफ, अंदर की तरफ। मुड़ो अंदर, मुड़ो अंदर। बैग नीचे रखो, बैग नीचे रखो। हाथ ऊपर, ऊपर। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। देखो, मेरे पास बंदूक नहीं है, बैग में सिर्फ पैसे है। रोल है तुम्हारे पास? है, तो पहले पैसा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। काफी भारी है, पहले मैं इसे चेक करूंगा। तुम इसे चेक करो, पर मुझे कैसे यकीन होगा कि जो रोल तुम मुझे दे रहे हो उसकी तुम्हारे पास कोई कॉपी नहीं है और तुम मुझे दोबारा ब्लैकमेल नहीं करोगे? ये 5 लाख मेरे लिए बहुत है। कोई चालाकी नहीं, पीछे गोली मार दूंगा मैं। अरे ये हिलना मत। मैं कहती हूँ हिलना मत। चलो जल्दी दो। कोई है? चलो रोल देता हूँ। जल्दी करो, मैं कहती हूँ जल्दी करो। जल्दी दो मुझे रोल। चलो।
अब तो नहीं बचेगा। मनीषा गोली में चलाओ। तुझे मनीषा उसे रोल दे दिया, उसे जाने दो मनीषा। मनीषा तुम पागल तो नहीं हो गई? गो बैक। जब मैं तुझे मार सकती हूँ तो तीसरे को मारने में क्या होता है? बंदूक हटाओ, कोई नहीं रहेगा। तो ये आप लोगों की चाल थी? हाँ, मैंने ही खून किया है केशव का और सोमेश का भी। क्या कोई विश्वास कर सकता है? मुझे भी विश्वास नहीं होता। न जाने क्या जुनून सवार हो गया था मेरे सर पर। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो न था। अपनी खानदान की इज्जत बचाने के लिए यही एक रास्ता था। ये सब इस आदमी की बेवकूफियों की वजह से है। कुछ दिन पहले केशव ने मुझसे बहुत बड़ी रकम की मांग की थी। उसने कहा कि अगर मैं उसे 10 लाख रुपए दूं तो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा और वो हमेशा के लिए यह शहर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे और रुकू के बारे में इनको सब कुछ बता देगा। और तब केशव ने मुझे फोन किया और कहने लगा कि अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो विकास और उस लड़की की तस्वीरें अखबारों में छपवा देगा। वैसे ही मुझे बहुत धक्का लगा था कि विकास और उस लड़की का चक्कर, और अगर ये बात फैल जाती तो मेरे खानदान की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। फिर मैंने केशव से कहा कि उसे रुपए देने मैं खुद आऊंगी और फोटोग्राफ्स लेकर चली जाऊंगी। मैंने घर से एक बैग उठाया, पर मुझे बैग बहुत हल्का लगा। सामने कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पड़े थे। मैंने बैग में भर दी। केशव सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत उसे मारने की कोशिश करेगी। मैं केशव के घर गई, मैंने उसे बैग दिया और फोटोग्राफ्स ले लिए। केशव ने जब बैग खोला तो उसे बहुत गुस्सा आया और मैंने इसे गोली मार दी। मगर सोमेश उसी वक्त वहां पहुंच गया और इसलिए आपको उसे भी मारना पड़ा। सोमेश केशव के घर अपना जैकेट छोड़कर भागा। उसके ड्राइविंग लाइसेंस से मुझे उसके एड्रेस का पता चला। मैं उसके घर गई तो वो पुलिस से फोन पर बातें कर रहा था। मैंने फोन की तार खींची और उसे एक सुसाइड नोट लिखा और फिर मैंने उसे भी मार दिया। इसने काफी शराब पी रखी थी क्योंकि काफी बदबू आ रही है। अच्छा ये बताइए, आपने लाश को छेड़ा तो नहीं है? नहीं साहब। काफी सारे रुपए हैं, लेकिन कोई नाम या पता नहीं है। आप ही ने हमें बुलाया था ना? जी हाँ साहब, मैं इस टूरिस्ट लॉज का रिसेप्शनिस्ट हूँ साहब। यह आदमी आप ही के होटल का गेस्ट था ना? जी हाँ साहब, मिस्टर सतीश राठौड़, कमरा नंबर 202। ये साहब सेकंड फ्लोर पर रहता था, दूसरे माले पर। माइकल, फोटोग्राफर बुलवाओ और यहाँ के सारे फोटोग्राफ्स ले लो, बिल्डिंग के भी। ओके सर। अरे डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? हाय। बस अब आप ही चेक कीजिए, सुपरफिशियल एग्जामिनेशन से क्या पता चलता है बॉडी के बारे में। आशा, तुम मेरे साथ हो, आप भी प्लीज चलिए हमारे साथ।
सतीश राठौड़ बैंगलोर का रहने वाला है। पूरा एड्रेस नहीं लिखवाया आपने? नहीं साहब, हम लोग एड्रेस लिखाने पर जोर नहीं देते साहब, क्योंकि कभी हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं साहब। पिछले 18 साल से ये होटल है साहब, लेकिन आज तक किसी ने आत्महत्या नहीं की। एक मिनट, यह हत्या है या आत्महत्या हम पता लगाएंगे। आप पहले सिर्फ ये बताइए कि यह आदमी होटल में आया कब था? आज ही आया था, दोपहर को। उस वक्त आप ही ड्यूटी पर थे? जी हाँ साहब, मेरी ड्यूटी 12 बजे शुरू होती है, वो करीब 2 बजे आया था साहब। आप मिस्टर राठौर का कमरा दिखाइए। आइए साहब। सुधाकर, लॉज में जितने भी गेस्ट हैं उनसे पूछताछ करो, किसी ने कोई आवाज सुनी या नहीं। सर, इस तरफ साहब। साहब, ये रहा कमरा नंबर 202। यहां किसी भी चीज को छुआ या छेड़ा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं साहब, लाश मिलने के बाद मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूं। खिड़की तो उस तरफ है ना? हाँ साहब, उधर ही है। आशा, सर। बाथरूम चेक करो। यस सर। सर, सर बाथरूम में कुछ नहीं मिला सर। ओके। सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है, इसका मतलब है वो ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं था। ऐसा कुछ नहीं इस बैग में जिससे पता लग सके कि वो आदमी कौन था। अजीब बात है, ना कोई आईडी कार्ड, ना क्रेडिट कार्ड, ना ड्राइवर्स लाइसेंस। सर कपड़े भी काफी महंगे हैं, लगता है किसी अमीर खानदान का था। आशा, तुम उस टेबल पे चेक करो, ड्रॉवर्स में। राइट सर। लिपस्टिक, यहां पर कोई लड़की आई थी? ये देखिए, इस ग्लास पर लिपस्टिक के निशान है। लड़की? हाँ साहब, एक लड़की आई थी करीब 11:30 बजे। राठौर साहब उसी का इंतजार कर रहे थे। राठौर साहब ने रिसेप्शन पर कह रखा था कि अगर कोई लड़की उनसे मिलने आए तो उसे कमरे में भेज देना। अच्छा, कौन थी वो लड़की? पता नहीं साहब, उसने नाम तो नहीं बताया, लेकिन देखने में एकदम मेम साहब लग रही थी। लाल रंग का स्कर्ट, लाल कमीज पहने थी, बस इतना ही मालूम है साहब। अच्छा मिस्टर मनोहर, ये बताइए कि वो लड़की होटल में से कितने बजे गई होगी? 15 मिनट बाद चली गई साहब। अच्छा सर ये देखिए। ये कागज आपके होटल का है? भगवान जाने साहब, नहीं, होटल का नहीं है। कंगन? सर इस पे एम लिखा हुआ है। सर ये कंगन यहाँ क्या कर रहा है? ये कागज भी शायद इसी का है। अच्छा मिस्टर मनोहर, आपके हिसाब से मिस्टर सतीश राठौड़ काफी परेशान लग रहे थे। क्या आपकी उनसे कुछ बात हुई थी? मेरी उनसे 2 बार बात हुई थी साहब, और दोनों ही बार उन्होंने मुझसे ड्रिंक के बॉटल्स मंगाए। आपका मतलब है 2 बोतलें? जी हाँ साहब। पहली बार जब उन्होंने ऑर्डर दिया तब करीब 7 बज रहे थे। वो खुद ही नीचे आए थे। उन्होंने फोन किया था और फोन पर एक अजीब सी बात की थी साहब। नंबर मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, जरा मिला दीजिए। नंबर क्या है साहब? 33 33 111 111 43 43। एक मिनट साहब। हाँ। 11143। ये लीजिए साहब। हाँ। बिल जा रही है सर। हेलो, हाँ हाँ मैं गोवा में ठीक से पहुंच गया हूँ। हाँ बस अभी नहाने के लिए जा रहा था, उसके बाद मुझे मीटिंग में जाना है, सोचा तुम्हें फोन कर लूं। हाँ क्या? तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए गोवा से? हाँ ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है?
नंबर यहाँ का। ये बंबई में और फिर कह रहा गोवा पहुंच गया हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर वो मुंबई में ही था तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो गोवा में है? पता नहीं साहब, मैं तो खुद ही बहुत हैरान हो गया। मैंने एक सोचा मिनट, कि आपने दूसरी बोतल कब भेजी? करीब 10:30 बजे। 10:30 बजे? यानी कि 7 से लेकर 10:30 बजे तक मिस्टर राठौड़ ने शराब की एक पूरी बोतल पी ली और उसके बाद उन्होंने एक और बोतल मंगाई, राइट? हाँ मैडम, और जब मैं बोतल लेकर अंदर गया तो वो फोन पर किसी से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। बहुत चिल्ला रहे थे वो। तुमने बातें सुनी? क्या बात कर रहे थे वो? क्या बातें हुई ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो किसी विलास नाम के आदमी से बातें कर रहे थे। फिर मुझे वहां रुकना ठीक नहीं लगा, मैंने बोतल रख दी और नीचे चला गया। और फिर साहब करीब 11:30 बजे वो लाल कपड़े वाली मेम साहब आ गई। बस मुझे इतना ही मालूम है। लाल ड्रेस में एक लड़की, ग्लास पर लिपस्टिक का निशान, किसी विलास नाम के आदमी के साथ फोन पर बहस, एक कंगन जिसके ऊपर एम का निशान। कहीं ये कंगन उस लड़की का तो नहीं? कहीं वो लड़की खूनी तो नहीं? हाँ डॉक्टर साहब। ए अभिनंदन कम। पता चला? हाँ, ये ऐसा लगता है लाश अभी अकड़ना शुरू ही हुई है। ये देखो, ये इसका मतलब ये आदमी लगभग 3 घंटे पहले मरा होगा। अभी 2 बज रहे हैं, यानी इसकी मौत कोई 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप यकीनन कह सकते हैं कि आदमी ऊपर से ही गिरा? हाँ, दिखता तो ऐसा ही है, बॉडी की पोजीशन भी यही बताती है। और ये देखो, ये इसकी टांगे पूरी तरह से टूट गई हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर है। ये देखो, सब टूट गई है। एक बात है जो बहुत अजीब है, I tell you what, ये देखो यहाँ, ये देखो, ये इसकी गर्दन के नीचे ये चोट का निशान देख रहे हो? इस निशान को देखने से पता लगता है जैसे इस आदमी को किसी ने किसी हथियार से मारा है। एक मिनट डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि गिरते वक्त उसकी गर्दन खिड़की से या किसी और चीज से टकराई हो? हाँ, ये भी हो सकता है। बहरहाल अभी तो मैं इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता हूँ और ये भी स्टडी कर लेता हूँ कि आखिर ये गिरा कैसे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए तो किसी को ऊपर से गिराना पड़ेगा, तभी पता लग सकता है। किसी को गिराना पड़ेगा? डमी। अगर मिस्टर राठौड़ ने आत्महत्या की थी तो नेचुरली पहले उन्होंने अपने पैर खिड़की से बाहर निकाले होंगे, फिर जंप लगाया होगा। जैसे, एक मिनट सुधाकर सर, आई एम रेडी। हाँ, इस बॉडी के पैर थोड़े बाहर निकालो। ये सर। और थोड़े सर। हाँ, अब फेंको। आपका मतलब? एक मिनट वीरे, हमें अच्छी तरह से पता है कि उस रोज रात को मिस्टर राठौड़ ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। सुधाकर, रस्सी फेंको, इसे वापस खींचो, रस्सी को बांधो। तो यह भी तो हो सकता है कि नशे की हालत में खिड़की से बाहर झांकते वक्त वो फिसल गए हो और गिर गए हो। देखो मैं बताता हूं। सुधाकर, तैयार हो? सुधाकर, अब इसको बाहर निकालो, ऐसे जैसे कोई बाहर खिड़की से देखता है। सर। हाँ, थोड़ा आगे। ये सर। और आगे। हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, फेंको। इसका मतलब साफ है कि ये किसी भी तरह से गिरे। इसकी गर्दन के नीचे यहाँ पीठ पर कोई चोट लग ही नहीं सकती। क्योंकि देखो, अगर हम बिल्डिंग को गौर से देखें तो बिल्डिंग के बाहर कोई ऐसी नुकीली चीज हमें दिखाई नहीं देती जो इसके शरीर से टकराए और इसके यहाँ पर ये चोट लगे। एक और बात, हमें अच्छी तरह से पता है कि इसकी पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि नीचे गिरते वक्त पहले इसकी टांगे जमीन से टकराई।
फिर चाहे ये आदमी ऐसे मुंह के बल गिरे, ऐसे गिरे, या इस तरफ गिरे, या ऐसे पीठ के बल गिरे, ये ऐसे, इसकी गर्दन के नीचे कोई चोट लग ही नहीं सकती। नंबर मिला आपको? जी हाँ, ढूंढ रहा हूँ, 1 मिनट देता हूँ मैडम। रजिस्टर में ही लिखा हूँ, पर शायद किसी कागज पे लिखा होगा। जी हाँ, मिल गया, ये रहा वो नंबर। 331143 331143। हेलो, 331143। जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर वीरेन बोल रहा हूँ फ्रॉम सीआईडी। कहिए। मैडम, आप किसी सतीश राठौड़ को जानती हैं? बेंगलोर का रहने वाला। नहीं तो? मैडम देखिए, उसने इसी नंबर पर आपको फ़ोन किया था करीब कल 7 बजे। और उसने कहा था कि वो गोवा पहुंच गया और नहाने के बाद वो मीटिंग में जाने वाला है। याद कीजिए। जी हाँ, फोन तो आया था, लेकिन वो मेरे पति का था, आशीष का। आशीष? हाँ, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहीं गोवा से तो नहीं बोल रहे? क्या हुआ है आशीष को? आशीष आपका पति? आशीष मेरे पति थे, लेकिन ये सब क्या हो गया? वो कह के गए थे गोवा जा रहे हैं, लेकिन उस होटल में कैसे पहुंच गए? मिसेस खन्ना प्लीज संभालिए अपने आप को। हम भी तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। आइए, आप मेरे साथ आइए, चलिए। विठल जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। बाबा! बेटे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिसेस खन्ना आइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं आशीष का ससुर हूँ। शांत हो जाइए मिसेस। रश्मि मेरी बेटी है, ये मुकेश आशीष का खास दोस्त और कलीग। आपको जो कुछ पूछना आप मुझसे पूछिए। मेरी बेटी रश्मि इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। विठल जी, आपको क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आशीष कल सुबह घर से गोवा जा रहा हूं कहकर निकला था। उसका फोन भी आया था, उसने बताया कि वो गोवा पहुंच गया है। पर आप कह रहे हैं कि वो गोवा गया ही नहीं। उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा, आशीष की किसी विलास नाम के आदमी के साथ होटल के कमरे में से फोन पर बहस हुई थी। क्या आप किसी विलास को जानते हैं? जहां तक कि मुझे मालूम है, आशीष किसी भी विलास को नहीं जानता था। अच्छा, आप इस कंगन को पहचानते हैं? ये देखिए, इस पर M लिखा हुआ है। आप में से किसी का तो नहीं है? देखिए। मेरा ख्याल है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। आप देखिए। क्या आशीष की मौत का इससे कोई संबंध है? देखिए, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, आशीष के कमरे के डस्टबिन में से हमें यह कागज मिला है। क्या आप इसे पहचानते हैं? जरा बताइए। जी हाँ, इन कागजों में हम हीरे लपेटते हैं। हीरे? हाँ, हम हीरे एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे सेफ में से सबसे बढ़िया क्वालिटी के ये कोई 40 हीरे गायब है। इस रजिस्टर के अनुसार वो सारे हीरे आशीष ले गया है। आशीष? जी हाँ सर, कल सुबह गोवा जाते समय। तकरीबन क्या वैल्यू रही होगी इन हीरो की? इंडियन मार्केट के हिसाब से तकरीबन 5 लाख। जी हाँ सर। आशीष के पास 5 लाख रुपए के हीरे थे, लेकिन वहां होटल के कमरे में से तो कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है शायद इन हीरो की वजह से ही उसका खून हुआ। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला ग्लास पर लिपस्टिक के निशान के बारे में? ये देखो वीरेन, इस ग्लास पर हमें काफी उंगलियों के निशान मिले और ये निशान आशीष खन्ना की उंगलियों के हैं। लेकिन ये जो ग्लास है, इस पर सिवाय इस लिपस्टिक के निशान के और कोई उंगलियों के निशान नहीं। इसका मतलब है या तो पीने वाले ने सारे निशान मिटाकर सिर्फ लिपस्टिक छोड़ दिया है, या फिर उसने ग्लव्स पहन रखे थे।
वीरेन तुम मुझे थोड़ा टाइम और दो, मैं तुम्हें डिटेल में रिपोर्ट देता हूँ। ओके ओके। समझ में नहीं आ रहा। आशीष 5 लाख रुपए के हीरे लेकर बंबई के एक होटल में ठहरता है। होटल के स्टाफ के अनुसार उसी रात करीब 11:30 बजे एक लाल ड्रेस में लड़की उसे मिलने आती है। दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और ग्लास पर लिपस्टिक के निशान रह जाते हैं, लेकिन उंगलियों के कोई भी निशान नहीं है। लड़की जाने के बाद आशीष मरा हुआ पाया जाता है और होटल के कमरे में से हीरे भी गायब हैं। कौन है ये लड़की? मॉर्निंग सर। सर ये है मिस्टर मेहता, ज्वेलरी एक्सपर्ट। हेलो सर ये हमें इस कंगन के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बताइए। सर मैंने इस कंगन को बड़ी बारीकी से देखा है, चेक किया है। ये ज्यादा महंगा नहीं है, ये कुछ 2-2.5 हज़ार तक का होगा। लेकिन हाँ, इस पर जो काम किया गया है वो मैंगलोरी कारीगर ने किया है। अच्छा मिस्टर मेहता, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कंगन बंबई में और कहां-कहां मिल सकते हैं? ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ये मैंगलोरी कारीगर ज्यादातर भुलेश्वर और ठाकुरदार में ही काम करते हैं। हो सकता है कि इस डिजाइन का कंगन हम वहीं किसी दुकान से बेचा गया पाए। अच्छा, थैंक यू मिस्टर मेहता। आशा एक काम करो, ठाकुर द्वार और भुलेश्वर में जितने भी ज्वेलरी की दुकानें हैं सब चेक करो। यस सर। शायद एक कंगन ही हमें उस लाल कपड़े वाली लड़की के पास पहुंचा सकता है। 18 निकी कॉटेज, बांद्रा वेस्ट। सर हमें आशीष के कुछ मोबाइल बिल्स मिले हैं, शायद उनसे कुछ पता चले। कुछ पता चला? सर इन 3 नंबर्स पे ही ज्यादातर कॉल्स किए गए हैं। एक उनके घर का है, एक उनके ऑफिस का है, और ये तीसरा नंबर, ये किसका है? सेम नंबर, काफी बार इस नंबर पर फोन किए गए हैं। सर हमने टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगवाया है। ये नंबर मिस सलोनी नाम के लड़की का है, बांद्रा में रहती है, 18 निकी कॉटेज। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। ड्रॉप इट नाउ। माइकल वहां से। गोली मत मारना, गोली मत मारना। जीप ले चलो, ले चलो फिरो। कम ऑन मूव, चलिए जल्दी। लेकिन कहाँ ले जा रही हो मुझे? सीआईडी ब्यूरो। क्यों? वहाँ चलकर सब पता चल जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा ना आपको पता चल जाएगा। सर यही वो लाल कपड़े वाली लड़की है सर, ये देखिए। तो आखिर आप मिली गई। तो वो लाल कपड़ों वाली आप ही हैं मिस सलोनी, जो आशीष को मिलने टूरिस्ट लॉज पर गई थी? ये कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं प्रकाश। मंगेतर? स्ट्रेंज। और इन्होंने आपको मारने की कोशिश की? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इससे बचा लीजिए। ये एकदम पागल हो गया है। हाँ, पागल हो गया। मिस्टर प्रकाश, आप सीआईडी हेडक्वार्टर्स में बैठ जाइए। मिस सलोनी, आप हमें यह बताइए कि आप आशीष को मिलने उसके कमरे पे क्यों गई थी और आपने आशीष का खून क्यों किया? खून? नहीं, मैंने आशीष का खून नहीं किया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो फिर बताइए। मैं आशीष से एक होटल में मिली थी। मुझे मालूम पड़ा कि आशीष एक बहुत ही अमीर आदमी है और शादीशुदा भी। मैंने ये सब आके प्रकाश को बता दिया। हमने आशीष को ब्लैकमेल करने का एक प्लान बनाया। बस फिर मैं आशीष से रोज मिलने लगी और अक्सर उससे फोन पे बात भी किया करती थी। आशीष ने मुझे कई खत लिखे और प्लान के मुताबिक हमने आशीष से 5 लाख रुपए मांगे और कहा कि अगर उसने हमें वो रुपए नहीं दिए तो वो सारे खत हम उसकी बीवी तक पहुंचा देंगे। और फिर आशीष डर गया। हमने आशीष से सारा रुपया एक ही साथ मांगा। हमारे कहने पे ही आशीष उस टूरिस्ट लॉज में 5 लाख के हीरे लेकर आया था। और उसके बाद आप और प्रकाश दोनों टूरिस्ट लॉज हीरे लेने गए। प्रकाश मेरे साथ नहीं था क्योंकि हाल ही में वो 3 साल की सजा काट के आया है और दोबारा वो रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसीलिए आशीष से मिलने मैं अकेली ही उस टूरिस्ट लॉज में चली गई।
आशीष, 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 क्या तुम अंदर हो? आशीष, अरे दरवाजा तो खुला है। आशीष, 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 आशीष उठो। आशीष, लगता है बहुत पी लिया। आशीष, आशीष गेट अप। आशीष, गॉड, ये तो मर गया। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जब आप वहां पर पहुंची तो आशीष पहले से ही मरा हुआ था और हीरे भी गायब थे? जी, मैं वहां से भागकर सीधे प्रकाश के पास गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन ये मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मुझे डबल क्रॉस कर रही है और सारे हीरे खुद हड़पना चाहती है। और जब मुझे इस बात का शक हुआ तो मैं लॉज पहुंचा, पर तब तक आप वहां आ चुके थे। इसीलिए तो मैंने मारने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं इसे मार नहीं रहा था, सिर्फ धमका रहा था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आशीष का खून इसी ने किया है और हीरे इसके पास ही मिलेंगे। मैंने आशीष का खून नहीं किया है और ना ही वो हीरे मेरे पास है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? कहानी बहुत अच्छी है मिस सलोनी, लेकिन एक बात आप भूल गई कि आपने मिस्टर आशीष के साथ ड्रिंक ली थी। ड्रिंक? मैंने आशीष के साथ कोई ड्रिंक नहीं ली। हमें ग्लास पर लिपस्टिक के निशान मिले हैं। मिस सलोनी, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। आपने आशीष को मारा, हीरे उठाए, वहां से भाग निकली और आप ये कहानी बता रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसने ऐसा ही किया है। बहुत चालाक है। एक मिनट मिस्टर प्रकाश, हो सकता है कि आशीष का खून तुमने किया हो? एक मिनट, तुम इनसे पहले वहां पहुंचे, आशीष को मार डाला, हीरे उठाकर वहां से निकल गए और अब तुम इन्हें डबल क्रॉस करने लगे। मुझे लगता है कातिल तुम दोनों में से ही एक है। सुधाकर, माइकल, मिस्टर प्रकाश और मिस सलोनी को गिरफ्तार कर दो। सर, मैंने ठाकुर द्वार और भुलेश्वर में जितनी भी ज्वेलर शॉप थी उनमें से करीबन सारी दुकानों में पूछताछ की है। अभी 5 दुकानें बाकी है सर, और मुझे यकीन है सर उन दुकानों में हमें पता चल जाएगा कि ये कंगन किसका है। ओके, गुड, चलो। तो डॉक्टर साहब। हाँ वीरेन, क्या पता चला? देखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस लिपस्टिक के निशान में। अच्छा, अब वो क्या? जस्ट अ मोमेंट। आशा, जरा लिपस्टिक अपने होठों से लगा। कम ऑन, लगाओ, मुझे कुछ देखना है। अब इस ग्लास से जरा एक सिप लो। कम ऑन। यस, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। देखो वीरेन, जैसे हम किसी चीज को अपनी उंगलियों से छूते हैं और उंगलियों के कुछ खास निशान उस चीज पर लग जाते हैं, वैसे ही होठों के भी खास निशान लग जाते हैं। ये देखो, ये आशा ने अपने होठों से इस गिलास से सिप लिया और अपने निचले होठ का ये मार्क यहां छोड़ दिया, ये निशान। राइट? अब इस ग्लास को देखो, ये जो हमें होटल के उस कमरे से मिला था, यहां पर इस लिपस्टिक में कोई खास निशान नहीं है, कोई होठ का निशान नहीं है। सी, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे मुंह नहीं लगाया, बस सिर्फ उंगलियों से लिपस्टिक का एक निशान बना दिया, हमें धोखा देने के लिए। खैर, अब हमें देखना यह है कि इस कंगन से हमें क्या पता चलता है। गुड आफ्टरनून सर।
इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। गुड आफ्टरनून। सर हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी पूछिए। ये कंगन क्या आपकी दुकान से बनवा गया था? जी हाँ, ये मेरी दुकान का ही बना हुआ है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बिकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये किसने बनवाया था, क्योंकि हम उसे ढूंढ रहे हैं। नहीं जी, ये तो बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन है और बहुत ही बिकते हैं। अब देखिए, इस कंगन पर M एनग्रेव किया हुआ है, शायद इससे कुछ आपको मदद मिल जाए। हाँ जी, ये 6 महीने पहले एक कस्टमर ने बनाया था, जिसका नाम है मलिका सेन। मलिका सेन? ये नाम अब तक तो आया नहीं। एड्रेस है क्या? जी नहीं, एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि वो खुद आए थे अपना डिलीवरी के लिए। हाँ, और एक बात है कि उन्होंने 1 महीने पहले एक कंगन का ऑर्डर दिया हुआ है। कब एड्रेस लिखवाया था? नहीं जी, इनका एड्रेस नहीं है, इनका फ़ोन नंबर है मेरे पास में। क्या है? 611-0233 0233। हेलो हेलो मिस मलिका सेन, इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। प्लीज कम इन। सर बैठिए। मिस मलिका। यस। क्या ये कंगन आपका है? ध्यान से देखिए, इस पर M अल्फाबेट छपा हुआ है। ये तो मेरा ही है। ये आपको कहाँ से मिला? देखिए, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि क्या आप किसी आशीष खन्ना को जानती हैं? आशीष खन्ना? नहीं, मैं किसी आशीष खन्ना को नहीं जानती। क्या ये उनको मिला था? जी नहीं, हमें ये कंगन आशीष खन्ना के होटल के कमरे में से मिला। उस आशीष खन्ना का खून हो गया है। खून? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मैं नहीं जानती ये वहां कैसे पहुंचा। मुझसे ये 6 महीने पहले ही खो गया था। 6 महीने पहले? जी हाँ, मैं और मेरे पति करीब 6 महीने पहले ही मुंबई आए थे। ये कंगन मैंने उसी वक्त बनवा लिया था, पर कुछ दिनों बाद ही वो मुझसे कहीं खो गया। क्या मतलब खो गया? लेकिन 1 महीने पहले ही मैंने एक और ऐसा ही कंगन बनवा लिया था। हमारे पास तब घर भी नहीं था। हम एक होटल में ठहरे हुए थे। हम हर रोज फ्लैट्स देखने इधर उधर जाया करते थे। बस तभी ये मुझसे कहीं खो गया होगा। 1 मिनट, आपने अभी भी कहा कि आप एक होटल में ठहरे हुए हैं। कौन से होटल में? होटल टूरिस्ट लॉज। टूरिस्ट लॉज। आप होटल में कौन से कमरे में ठहरे? सेकंड फ्लोर के कमरा नंबर 202 में तो नहीं? नहीं नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर पर थे। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और ये मेरा कंगन? देखिए, आपका कंगन आपको वापस मिल जाएगा। फिलहाल आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। माइकल प्लीज आइए। इसे एविडेंस बॉक्स में डाल दो। ओके। सर, अगर कंगन 6 महीने पहले ही खो गया था, तो वो आशीष खन्ना के कमरे में कैसे पहुंचा? इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमें सारी बातें जोड़नी पड़ेंगी। ये कंगन, ये लिपस्टिक के निशान। सर, हम अब तक मिस्टर विलास के बारे में कुछ नहीं जान पाए। कहीं वो तो... आशा, सोचो, एक बच्चा एक रोज स्कूल नहीं जाता है, मतलब स्कूल से छुट्टी मारता है, ऐसे ही। अब अगले दिन वो टीचर से या तो ये बहाना बना सकता है कि उसे बुखार था, जो टीचर मान लेगी, या फिर वो ये कह सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार मर गया था, जो टीचर मान लेगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि उसे बुखार भी था और उसका रिश्तेदार भी मर गया था, तो टीचर को यकीनन मालूम हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब मेरे ख्याल से मैं जानता हूं कि ये विलास कौन है। हरी अप। सुनिए, मनोहर कहां है? ऊपर। मूव फास्ट। मनोहर, रुक जाओ वहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कबूल कर लो कि आशीष का खून तुम्ही ने किया है। बोलो, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। तुम्ही ने उन हीरो के खातिर आशीष को मार डाला। अब हमें और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। देखिए, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, और कोई नहीं मिला तो मैं
हाँ हाँ, मैंने उसे मारा है, मैंने उसे मारा है। ये समझ जाने में हो गया साहब, गलती से हो गया। सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ? जब मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि वो गोवा से बोल रहा है, तभी मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है, और मैंने देखा वो काफी परेशान सा लग रहा है। वो शराब की एक पूरी बोतल पी गया साहब, और फिर दूसरी मांगने लगा मुझसे। दूसरी बोतल लेकर मैं उसके कमरे में गया। साहब 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 साहब, आपका ऑर्डर लेके आया हूं साहब। साहब, वो शायद उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही मैं बोतल खोलने को हुआ, मेरी नजर सामने पड़े हीरो पर गई। हीरो की चमक ने मेरी आंखों में लालच भर दिया। मैंने देखा वो गहरी नींद में सो रहा था। इतनी सारी दौलत देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने वो हीरे उठा लिए। पर जैसे ही मैं वहां से जाने को हुआ, मेज पर पड़ी चाबी मुझसे गिर गई और वो जाग गया और हम दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। मेज का कोना उसकी गर्दन के पीछे लग गया। उसने शायद मुझे पहचान लिया था। वो फिर से खड़ा हुआ। दोबारा उठकर उसने मुझे पकड़ना चाहा। मैंने उसे धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। वो शांत हो गया था। वो शायद मर चुका था। ये क्या? ये तो मर गया। साहब! आशीष! तभी मुझे बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। मैं भागकर बाथरूम में छिप गया। आशीष! मैंने देखा लाल कपड़ों में एक लड़की उस कमरे में आई। आशीष! आशीष उठो! आशीष क्या हो गया तुम्हें? वो लड़की शायद उसे जानती थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। आशीष! मैंने उसे जान से नहीं मारना चाहा था। ये तो मर गया। वो हीरे? शायद उसे हीरो के बारे में पता था। वो हीरे ढूंढने लगी, लेकिन उसे हीरे नहीं मिले। उसने सारा कमरा छान मारा। वो शायद वहां पर हीरे लेने ही आई थी, पर हीरे तो मेरे पास थे। मैं अंदर से सब कुछ देखता रहा। उस लड़की को लगा कि वो कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाए, इसलिए वो वहां से चुपचाप चली गई। मैं बाथरूम से बाहर आया और मैंने उसकी लाश को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मैं दौड़कर लॉबी में गया। वहां हमारे गेस्ट लोगों का वो सामान पड़ा है जो रूम्स में भूल जाते हैं। मैंने वहां से एक लाल लिपस्टिक और एक कंगन उठाया। और फिर वही लाल लिपस्टिक तुमने ग्लास पर लगाई और ग्लास में विस्की डाल दी। जी हाँ, और वो कंगन मैंने वहां फेंक दिया ताकि पुलिस को मिल जाए। और फिर तुमने उस लाश को वहां से घसीटकर खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैंने सोचा कि पुलिस को लगे कि आत्महत्या है या फिर एक्सीडेंट, और अगर किसी तरह पुलिस को पता चल जाता है कि वो खून है तो सारा शक उस लाल ड्रेस वाली लड़की पर, मुझ पर नहीं। लेकिन फिर भी तुम पकड़े गए। मनोहर, तुम्हारी बदकिस्मती से तुमने जो सबूत छोड़े वही सबूत हमारे काम आए। वो लिपस्टिक, वो कंगन और विलास, जो आदमी ना है ना कभी था। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारे साहब। तो भला एक आदमी को कैसे मार सकता हूं?
दरअसल मैं लालच में आ गया साहब। इतने सालों तक मेहनत करने के बावजूद मैं 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं कर सका। अचानक इतने सारे दौलत देखकर मैं पागल हो गया साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सुधर जाएगी साहब, मैं वो सारे हीरे लौटा दूंगा साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा साहब, मुझे माफ कर दो। मनोहर, तुम्हारी थोड़ी सी लालच की वजह से तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ी गलती हुई है, जो तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हीरो की चोरी और आशीष खन्ना के खून के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।